हेलो, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं दीपक सांगवान आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल इंडिया एट ग्लांस में। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की थी कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, वो फंडामेंटल इन नेचर कैसे होते हैं। उसके अलावा हमने ब्रिटिश और यूएस पार्लियामेंट के हिसाब से देखा था फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे ब्रिटिश में हमने देखा, वहां तो फंडामेंटल राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन यूएस की जब हम बात करते हैं तो बिल ऑफ राइट्स के नाम से जो है फंडामेंटल राइट्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स में पहला जो राइट है उसकी हम बात करते हैं, दैट इज राइट टू इक्वलिटी। ये आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक चलता है। इसके बिहाफ पे हम आर्टिकल 14 से आज शुरू कर रहे हैं और आर्टिकल 14 को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए क्योंकि ये दो अलग अलग एस्पेक्ट्स पे साइमल्टेनियसली बात करता है, एक साथ दो अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात करता है। तो चलिए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिनाई। स्टेट किसी को नकार नहीं सकता है, किसी को इन अधिकारों से वंचित नहीं रख सकता है। स्टेट शैल नॉट डिनाई, तो स्टेट पे ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, तो ये राइट जो है वो नेगेटिव राइट्स हो जाते हैं। टू एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर लॉ, पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर होंगे, ये पहला अधिकार है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कि कानूनों की जो संरक्षण, कानूनों का जो संरक्षण है, जो सुरक्षा है, वो भी समान रूप से सबको दी जाएगी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत की क्षेत्राधिकार में जो भी सीमाएं हैं, उन सीमाओं तक ये जो आर्टिकल 14 का जो अधिकार है ये एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, तीन चीजें यहाँ समझने को है। पहली, स्टेट पे नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, स्टेट शैल नॉट डिनाई। दूसरा, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। तीसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करता है। ठीक है, तो चलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ को डिटेल में समझ लेते हैं। अब एवी डिसे जो एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिस्ट हैं या थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का। अब रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले उसको समझ लीजिए। नो पर्सन शैल बी मेड टू सफर इन बॉडी और गुड्स, कि किसी भी इंसान को शारीरिक यातना नहीं दी जा सकती, आर्थिक उसके साथ उत्पीड़न नहीं हो सकता, मतलब कि फिजिकल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती और फाइनेंशियल पनिशमेंट भी नहीं दी जा सकती, एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ, जब तक कि वो कानून नहीं तोड़ पाए। अगर उसने कानून तोड़ा है तो उसे फिजिकल पनिशमेंट भी दी जा सकती है, उसे फाइनेंशियल पनिशमेंट भी दी जा सकती है जो फाइन के तौर पे दी जाती है, या फिर दोनों साइमल्टेनियसली भी दी जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं, अ पर्सन कैन सू और बी सू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंसान किसी पे भी किसी भी वक्त कोई केस कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, बिलीफ, एनीथिंग। कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी पर्सन किसी भी बिलीफ सिस्टम में रह रहा हो, वो किसी भी इंसान पे केस कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो एवीडीसी जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरिस्ट हैं, तो इन्होंने ब्रिटेन को समझ के लिखा। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड है। अब समझिए क्यों। क्योंकि जब हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करते हैं और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इन दोनों में से सुप्रीम लॉ कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो संविधान में कोई भी चेंज कर सकती है, कोई भी, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है या वहां की पार्लियामेंट सुप्रीम है? ऑब्वियसली पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो एक ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड है, वो चेंज किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कोई संविधान संशोधन होना है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में बदलना चाहती है, बदल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें एक क्लॉज है, एक हिडन क्लॉज है। केशवानंद भारती केस जो हुआ उसमें ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन बदलाव ऐसा होना चाहिए जो उसके मूलभूत ढांचा जो है, उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसको डिस्टर्ब ना करे। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो सकता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट से भी ऊपर इंडिया में रखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, फ्रॉम रेक्स लेक्स टू लेक्स रेक्स। रेक्स लेक्स का मतलब क्या होता है? रेक्स लेक्स का मतलब होता है किंग इज लॉ।
कि वहां का जो राजा है आज की डेट में जब हम उसकी जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि लोकतंत्र में राजा कौन है, पार्लियामेंट, या और अगर फर्दर इलेबोरेट करें तो जनता। लेकिन पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट अगर कुछ भी कह देती है तो क्या वो कानून बन जाएगा? पहले ऐसा ही होता था कि राजा ने जो कह दिया वही कानून है। लेकिन धीरे धीरे स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो रूल ऑफ लॉ में एवी डिसे ने कहा कि हमें रेक्स लेक्स पे नहीं रुकना है, किंग इज लॉ पे हमें नहीं रुकना है, हमें जाना है कहां तक, लॉ इज किंग। कानून जो है वही राजा होगा, कानून से ऊपर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था रेक्स लेक्स टू लेक्स रेक्स का। अब एवी डिसे का रूल ऑफ लॉ जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को देख के बनाया गया था और इसी से सिमिलर हमारा एक कॉन्सेप्ट है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश से बोरो किया गया था और ये नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट है, तो इसको एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट की तरह देखा जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेलिटी बिफोर लॉ में तीन चीजें बेसिकली आती हैं। पहली क्या? एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, कि किसी भी इंसान को कोई भी विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। जब कानून की बात होगी तो कानून जो है वो सबके लिए बराबर होगा, उसमें किसी को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऑफेंस है, जैसे मर्डर कर दिया है, ठीक है, मर्डर इज अ ऑफेंस और बहुत ब्रूटली मर्डर किया है तो उसकी पनिशमेंट जो है वो हैंग टिल डेथ हो सकती है, डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। तो अगर डेथ पेनल्टी दी जानी है और वही ऑफेंस किसी मेल या फीमेल किसी ने भी किया है तो वो डेथ पेनल्टी जो है वो दोनों के लिए सेम होगी, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेंगे। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द लॉ ऑफ लैंड, कि कानून की नजर में हर इंसान बराबर है, चाहे उसने कुछ अच्छा काम किया है तो भी कानून उसकी प्रेस करता है, उसको तारीफ करता है। अगर उसने कोई बुरा किया है तो उसकी पनिशमेंट जो है वो भी इक्वली मिलेगी, उसमें कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, कोई किसी को बेनिफिट नहीं होगा कि आपने ऐसा किया है, चलिए आप बहुत अच्छी रेपुटेड पोजीशन पे हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाए, ऐसा कोई पोजीशन नहीं है। तो सबके लिए वो जो कानून है वो बराबर होगा, इक्वल सब्जेक्शन होगा। नो पर्सन इज बिफोर द लॉ। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि इंडिया की जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई इंसान नहीं हो सकता है, संविधान जो है उसके हिसाब से सारे काम होने हैं। तो नो पर्सन इज अबाउट द लॉ। अब जब हम आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं तो ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब हर जगह इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट होने का मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है तो ऑब्वियसली इसके कुछ एक्सेप्शंस होंगे। एक्सेप्शंस की हम बात कर लेते हैं। पहली तो होती है प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट, या गवर्नर जो होता है वो सेकंड पर्सन ऑफ द स्टेट होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन की जब हम बात करते हैं, अगर वो ऑफिशियल ड्यूटीज जो है वो डिस्चार्ज कर रहे हैं, ऑफिशियल फंक्शंस के दौरान उन्होंने कोई एक्ट किया है तो उस एक्ट के लिए वो आंसरेबल नहीं है कोर्ट को, वो जस्टिसेबल नहीं है, उन पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अब इसकी अगर बात करें तो नो क्रिमिनल एक्शन हूसोएवर कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर एज लॉन्ग एज दे रिमेन द ऑफिस। तो क्या ऐसा है कि उन्होंने प्रेसिडेंट होते हुए किसी का मर्डर कर दिया मान लो, या गवर्नर होते हुए किसी का मर्डर कर दिया, तो उनको पनिशमेंट नहीं मिल सकती, ये प्रोविजन। लेकिन क्या कभी भी नहीं मिल सकती? ऐसा नहीं है। जब तक वो उस पोजीशन पे बने हुए हैं, उन्होंने ऑफिस होल्ड कर रखा है, वो प्रेसिडेंट या गवर्नर की चेयर पे विराजमान है, तब तक उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी पोजीशन छोड़ेंगे तो उस टाइम पर रेट्रोस्पेक्टिवली वो जो एक्ट है उसकी पनिशमेंट या उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स है वो कोर्ट में इनिशिएट की जा सकती है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ हमने बात की क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो है वो नहीं अडॉप्ट किए जा सकते, क्रिमिनल एक्शंस नहीं लिए जा सकते। तो क्या सिविल एक्शंस लिए जा सकते हैं? ऑब्वियसली लिए जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने गवर्नर ऑफ एनी स्टेट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही मान लीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैंने 2 साल पहले 2 लाख रुपए दिए थे और अब मुझे उन पैसों की रिक्वायरमेंट है, उनका जो इंटरेस्ट है वो भी मुझे चाहिए। उस केस में अगर कोई और पर्सन होता तो मैं डायरेक्टली कोर्ट में अप्रोच कर सकता था, लेकिन चूंकि वो प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ इंडिया है तो उनके बिहाफ पे मुझे आज एक नोटिस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ एनी स्टेट को भेजना पड़ेगा
कि सर आपने इस टाइम पे इस डेट को आपने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे, उसका इंटरेस्ट जो है वो इतना हो जाता है, अब मैं वो आपसे मनी जो है वो वापस चाह रहा हूँ। तो मैंने उनको नोटिस भेजा। अब 2 महीने के अंदर-अंदर अगर कोर्ट के बाहर वो चीज़ सेटल हो जाती है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर नहीं हो पाती है, तो उस केस में क्या होगा, मैं 2 महीने के नोटिस की एक्सपायरी के बाद कोर्ट में जो है वो कोई सिविल केस फाइल कर सकता हूँ प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे 2 महीने का जो नोटिस है, 2 महीने की जो प्रेसिडेंट और गवर्नर को है सिविल केसेस में इम्यूनिटी मिलती है। क्रिमिनल केसेस में उनकी इम्यूनिटी एक्सटेंड हो जाती है जब तक वो अपनी पोजीशन पे बने हुए हैं तब तक। ठीक है। इसके अलावा एक एक्सेप्शन हम देख लेते हैं, विजिटिंग हेड्स ऑफ द कंट्री। जो इंडिपेंडेंट नेशंस हैं या अगर कोई मोनार्कियल स्टेट भी है, तो वहाँ के जो हेड्स हैं अगर वो इंडिया में विजिट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई सिविल या क्रिमिनल केस प्रोसीड नहीं किया जा सकता है, ये उनको इम्यूनिटी होती है। अगर मान लीजिए कोई फॉरेन डिप्लोमेट है जो किसी अदर कंट्री से इंडिया में अपने डिप्लोमेटिक एक्शंस के थ्रू आया है, ठीक है, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज के थ्रू वहाँ के स्टेट ने उसको यहाँ भेजा है, जैसे एम्बेसीज होती हैं उनमें कोई काम कर रहा है, तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ काम करेंगी। उसके अलावा आप देखिए कि फॉरेन डिप्लोमेट्स या विजिटिंग हेड्स ऑफ द कंट्री होते हैं, उनकी जब हम बात करते हैं तो वो जो है इम्यून सिस्टम उनका इतना मेंटेन होता है कि वो कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए आंसरेबल नहीं है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब हम फॉरेन डिप्लोमेट्स या विजिटिंग हेड्स की बात करते हैं तो उस केस में हम समझते हैं कि अगर वो आंसरेबल हो गए कोर्ट ऑफ लॉ को, जैसे मान लीजिए यूएस से कोई पर्सन या डिप्लोमेट इंडिया में आता है, तो अगर वो इंडिया के कोर्ट के लिए आंसरेबल है, तो उस केस में क्या वो फुल फ्लेजिटली या फुल फ्रीडम के साथ अपने जो फॉरेन पॉलिसीज हैं या जो उनके फॉरेन एक्ट हैं, डिप्लोमेटिक एक्ट्स हैं, उन पे वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो वियना कन्वेंशन जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे लिया गया 1961 में। जब हम वियना कन्वेंशन की बात करते हैं तो वियना एक जगह है जहां पर एक कन्वेंशन हुआ था डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर 1961 में। तो वहां क्या हुआ, अब समझिए कि वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे क्या है। वियना कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो किस बारे में बात करती है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करती है, इंडिपेंडेंट नेशंस के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे उनकी ये बात करती है। ठीक है। अब इनमें क्या बात कही गई, इनमें कहा गया कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं या जो विजिटिंग हेड्स हैं, ठीक है, अगर वो किसी डिप्लोमेटिक मिशन पे कोई पर्सन इंडिया में आता है या किसी भी देश में जाता है, तो उनमें फियर ऑफ कोएरेशन होता है कि मैं कोई एक्ट करूंगा और वो हो सकता है जो होस्ट कंट्री है उसके कानून के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वायलेशन कर दे। तो उस केस में अगर कोर्ट मुझे जो है वो पनिश करता है, तो क्या मैं अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। कोर्ट मुझे अगर हैरेस करता है तो क्या मैं ड्यूटीज फुलफिल कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे बनाई गई 1961 में। अब वियना कन्वेंशन की बात करते हैं तो इसमें 53 आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, हमें मेजरली डिप्लोमेटिक डिप्लोमेट्स के बारे में 3 जो आर्टिकल्स हैं उनको समझना होता है। जैसे आर्टिकल 9 है। अब आर्टिकल 9 ऑफ द वियना कन्वेंशन कहता है कि द होस्ट कंट्री में एट एनी टाइम, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। आर्टिकल 19 वियना कन्वेंशन का कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन इंडिया में डिप्लोमेटिक बेसिस पे आया है, डिप्लोमेट्स है, ठीक है, उन्होंने कोई एक्ट कर दिया, ठीक है, अभी जैसे थोड़े टाइम पहले एक न्यूज आई थी, आपने ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, कि एक डिप्लोमेट थे, उन्होंने इंडिया में वो काम कर रहे थे एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी फीमेल को इंडिया में हैरेस किया या उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की ट्राई की, तो एक जो अटेम्प्ट टू रेप वाला जो केस है वो उनके खिलाफ फाइल होने वाला था, लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक फॉरेन डिप्लोमेट है और वियना कन्वेंशन आपको इस बात की अनुमति नहीं देता। तो अब समझने की बात यह है कि अगर उनको इतनी इम्यूनिटी है, तो क्या ये इम्यूनिटी किसी भी तरह से खत्म नहीं की जा सकती? ऐसा नहीं है कि अगर वो इंडिया में आए, उन्होंने कोई ऑफेंसिव काम किया है, तो इंडिया के कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर देते हैं। अब पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब क्या होता है? पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब होता है कि ये जो इंसान है, इन्होंने कोई सीरियस ऑफेंस किया है
और हम चाहते हैं कि जिन्होंने जिस कंट्री ने इन्हें यहाँ भेजा है वो कंट्री या तो इन्हें वापस बुला ले, अदरवाइज हम इनकी इम्यूनिटी जो है वो खत्म कर देंगे। तो इस बात का नोटिस जब इम्यूनिटी खत्म करनी होती है तो इस बात का नोटिस जो है वो जिस कंट्री से आया है उस कंट्री के उस स्टेट को भेजा जाता है और कहा जाता है कि ये पर्सन जो है ये अब एलिजिबल नहीं रहेंगे इंडिया में रहने के लिए और इनको हम पर्सोना नॉन ग्रेटा की कंडीशन में डालते हैं, या तो आप इन्हें वापस बुला लीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस केस में इनकी जो जुडिशियल इम्यूनिटी है, जो इनके खिलाफ जो केस प्रोसीड नहीं हो पा रहे हैं, वो सारे केसेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे और इनकी जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आर्टिकल 22 की बात करते हैं। वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 22 कहता है कि अगर कोई भी डिप्लोमेटिक मिशन है, जैसे मान लीजिए कोई एम्बेसी है या कोई कॉन्सुलेट है, ठीक है, अब डिप्लोमेटिक मिशंस की प्रेमिसेस जो हैं उनमें कोई भी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है या जुडिशियल बॉडी है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, दे आर इनवायलेट इनवायलेट। ठीक है, उनके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन फायर नहीं किया जा सकता है, उनके जो प्रेमिसेस हैं उनमें बिना परमिशन आप एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है, और अगर आपको एंट्री करनी है, आपको कोई सीरियस ऑफेंस दिखता है उस केस में, या आप कोई इंक्वायरी के तौर पे भी अगर वहां जा रहे हैं, तो वो उस डिप्लोमेटिक मिशन या उस एम्बेसी का जो हेड होगा, उस कॉन्सुलेट का जो हेड होगा, आपको उसकी परमिशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अब बात की यहाँ पर डिप्लोमेटिक मिशन या एम्बेसी कॉन्सुलेट की जब हम बात करते हैं, उनके प्रेमिसेस में तो आप एंटर नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जो डिप्लोमेट्स हैं उनके प्राइवेट रेजिडेंस पे एंटर कर सकते हैं? तो आर्टिकल 30 ऑफ वियना कन्वेंशन कहता है कि आप ना तो 22 के हिसाब से तो आप डिप्लोमेटिक मिशंस के प्रेमिसेस में तो एंटर कर ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 30 की जब हम बात करते हैं तो वो इस लॉ को जो है वो प्राइवेट रेजिडेंस तक भी एक्सटेंड कर देता है कि आप प्राइवेट रेजिडेंस में भी एंटर नहीं कर सकते, उनको किसी भी तरह से अरेस्ट नहीं किया जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता। एट द एंड उनको क्या डिक्लेयर किया जा सकता है? उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा आर्टिकल 9 की वजह से डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके बाद उनकी उनकी जो सेंडिंग कंट्री है जिन्होंने उनको भेजा है वो उनको या तो वापस बुला ले, अदरवाइज होस्ट कंट्री में उनकी इम्यूनिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, उनके खिलाफ जो है सिविल या क्रिमिनल केसेस फाइल किए जा सकते हैं, प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने बात की आर्टिकल 9 ऑफ वियना कन्वेंशन जो पर्सोना नॉन ग्रेटा की बात करता है। उसके अलावा हमने आर्टिकल 22 की बात की जो प्रेमिसेस ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस पे बात करता है। आर्टिकल 30 जो है वो बेसिकली जो प्राइवेट रेजिडेंस ऑफ डिप्लोमेट्स है उनकी बात करता है। ठीक है, अब इसके अलावा हमने एक चीज और समझी थी, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ मतलब कानून का सबको संरक्षण मिलेगा, सबको उसकी सुरक्षा प्रदान होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉज, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉज का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता है। अब इसको हम एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट की तरह देखते हैं। क्यों? अब मान लीजिए कि आपने CAA 2019 पढ़ा है, ठीक है। अब CAA 2019 की जब हम बात करते हैं तो उसमें 6 जो धर्म है उनको इंक्लूड किया गया, लेकिन मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर दिया। क्यों? इस पे हमने आर्टिकल 14 के बेसिस पे उसकी डिबेट्स भी देखी थी, लेकिन अब हम समझते हैं कि आर्टिकल 14 क्या कह रहा है। बेसिकली आर्टिकल 14 कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। जो सेम सिचुएशन में है उनको सेम तरह से ट्रीट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए CAA की बात कर लेते हैं तो मुसलमान उसमें इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जब हम बात करते हैं, तीनों ही इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है। वहां पर मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटीज में है, इंडिया में माइनॉरिटीज में है, नो डाउट, लेकिन इन तीनों कंट्रीज से आने वाले लोगों के लिए कानून बनाया था ना CAA, तो यहाँ रहने वालों के लिए तो था ही नहीं। अगर 3 देशों से आने वाले लोग इंडिया में रह सकते हैं तो यहाँ पर जो 6 धर्म बताए गए वो 6 धर्म वहां की माइनॉरिटीज हैं, ठीक है। तो अगर वो माइनॉरिटीज हैं तो वो मेजॉरिटीज के बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो माइनॉरिटीज का ट्रीटमेंट कुछ अलग होता है, मेजॉरिटीज का कुछ अलग होता है। जैसे आप इंडिया में ही देख लीजिए, मेजॉरिटीज को बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं मिलते, माइनॉरिटीज को प्रिविलेजेस मिलते हैं। उनकी जो है इस्लामिक, जैसे मुस्लिम की अगर बात कर ले तो इस्लामिक स्कूल, मदरसे वगैरह चलाए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा उनको
एडिशनल जो है रिजर्वेशन पॉलिसीज के अंडर बेनिफिट मिल जाता है, तो बहुत से प्रिविलेजेस दिए गए हैं। तो क्या यहाँ की मेजॉरिटीज और माइनॉरिटीज के साथ सेम ट्रीटमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो उसी केस में इन तीनों इस्लामिक कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं, क्या वहां पर माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज के साथ सेम ट्रीटमेंट हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा। तो इस केस में माइनॉरिटीज को जो है वो एक ग्रुप बना लिया। दिस इज इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। कानून की संरक्षण जो है वो सबको समान रूप से मिलेगा। मुस्लिम्स को इसलिए एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये बात करता है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस साइमल्टेनियसली, कि इक्वलिटी भी होनी चाहिए, लेकिन इक्वलिटी की वजह से किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस जो है वो हिंडर नहीं होना चाहिए इक्वलिटी की वजह से। जैसे आप मान लीजिए, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन आप समझिए। जैसे मान लीजिए एक इंसान है, उन्होंने मेरी हत्या कर दी है। ठीक है, उन्होंने मुझे जान से मार दिया है, 3 बार चाकू मारा और मुझे जान से मार दिया। ठीक है, अब कोई राइवलरी बेसिस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, किसी भी रीजंस की वजह से उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे मार दिया। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है, मर्डर हुआ है। ठीक है, अब इसी कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि वो पर्सन मुझे मारने आए, हमारे बीच में हाथापाई हुई और उस केस में गलती से चाकू उनको लग गया और उनकी डेथ हो जाती है। दोनों ही केसेस में डिग्री ऑफ हार्म है, मर्डर है, क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, लेकिन क्या दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगी? नहीं। वो पर्सन जो आया, जिसने मुझे किसी राइवलरी या किसी एंगर के बेसिस पे मारा है, उसको जो है वो जुडिशरी जो है वो पनिश करेगी। लेकिन मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में कोई एक्ट किया है और उसकी वजह से किसी की जान चली गई है। मेरा इंटेंशन उन्हें मारने का नहीं था, मेरा इंटेंशन खुद को बचाने का था, क्योंकि मेरे पास भी राइट टू लाइफ है, मेरे पास भी राइट टू लिव है, कि जीवन का अधिकार मेरे पास भी है। तो मैंने तो अपने अधिकार को बचाने की कोशिश की है। मैंने ये थोड़ी किया है कि मैंने किसी का अधिकार छीना हो। छीनने तो आप आए थे ना सर। ठीक है, मैंने तो अपना अधिकार बचाया है। तो उस केस में जुडिशरी जो है वो मुझे फ्री करेगी, लेकिन जो पहला वाला एग्जाम्पल है उसमें जो है जुडिशरी पनिश करेगी। ठीक है, तो ये सेल्फ डिफेंस के बेसिस पे आपको मैंने इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ समझाएगी। कैसे? वो आए, उनकी कंडीशन क्या थी? राइवलरी थी, कोई एंगर था, तो उनकी कंडीशन अलग है। मेरी कंडीशन क्या है? मैं अपने राइट को बचा रहा हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, उसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ और उस संघर्ष के दौरान किसी की मृत्यु हुई है, तो वो मेरी गलती नहीं है। मैंने खुद को बचाया या मैंने किसी को बचाने के लिए कोशिश की और उसमें किसी की जान चली गई, तो वो सेल्फ डिफेंस है। तो सेल्फ डिफेंस या राइट टू लिव का अधिकार सबके पास है, लेकिन आपको मर्डर करने का अधिकार नहीं है। आप किसी को जान से मार दो, आपके पास ऐसा अधिकार नहीं है। अगर गलती से हुआ है, ठीक है। गलती से भी कैसे? मतलब मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि मैंने किसी को जाके चाकू मार दिया और मैं कह रहा हूं कि सर ये गलती से हो गया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोई मुझे मारने आ रहा है या मुझे कोई खतरा है किसी से, तो मैंने उसको बचाव में अगर कुछ काम किया है तो मेरी कंडीशन अलग है। मैं किसी पे गुस्सा नहीं दिखा रहा हूँ, किसी रिवेंज में, किसी राइवलरी में या किसी एंगर में मैंने ये एक्ट नहीं किया है, मैंने ये एक्ट बचाव में किया है, तो मैं फ्री हूँ। लेकिन जिसने अगर एंगर राइवलरी में किया है तो उसको जो है वो डेथ पेनल्टी मिल सकती है या उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट जो है वो दी जा सकती है। तो यहाँ बात हुई कि ट्रीटेड शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। और अगर कोई पर्सन डिफरेंट कंडीशंस में है, दो लोग अलग अलग कंडीशंस में है और उन्होंने सेम एक्ट किया है, तो उन दोनों की पनिशमेंट जो होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉज। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको इस चीज का। जैसे मान लीजिए कोई फिजिकल एग्जाम होना है, ठीक है, तो वहां पर आप देखोगे अगर 1 किलोमीटर की रनिंग है, दौड़ की रेस है, ठीक है, 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको अगर 5 मिनट का टाइम मिल रहा है, तो फीमेल्स को 6 मिनट, 6.5 मिनट का टाइम मिलता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कानून उस टाइम ये बोलता है कि हाँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, कानून के सामने सब बराबर है। लेकिन क्या एक मेल और फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर सेम है? क्या उनकी स्ट्रेंथ सेम है? क्या उनकी एजिलिटी सेम है? नहीं है। फीमेल्स फिजिकल स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं थोड़ी वीक पड़ जाती हैं, तो उनको एडिशनल बेनिफिट देना चाहिए ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके। और देख लीजिए जैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं कि बात ये हुई थी कि स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलने चाहिए, लेकिन उनको तो रिजर्वेशन दिया, उनकी तो सीट्स रिजर्व्ड है उतनी। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो सोशली और कल्चरली थोड़े बैकवर्ड क्लास है, वो इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं है।
तो उस केस में क्या होगा, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो ये हमने इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉज की बात कर ली। अब इसका सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं जस्ट 2 मिनट में। इक्वलिटी एंड जस्टिस अगर सेम टाइम पे मिल रहे हैं, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉज। ट्रीटेड अलाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। अगर सेम सिचुएशन में कोई है तो उनको सेम तरह से ट्रीट किया जाएगा। रिक्वायर्स अफर्मेटिव एक्शन बाय स्टेट टुवर्ड्स अनइक्वल बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। अगर दो इक्वल ग्रुप्स हैं, जैसे मान लीजिए मेजॉरिटीज हैं माइनॉरिटीज हैं, या अगर और बेटर समझना हो तो एक शहरी लोग हैं, एक ट्राइबल पीपल है, तो ट्राइबल पीपल के पास उतना सोशल और कल्चरल जो है वो डाइवर्सिटी नहीं है, उनके पास एक्सेस नहीं है, तो क्या उनको वैसा ही छूट दिया जाए? नहीं छोड़ सकते। तो इस केस में सरकार जो है वो उनके फेवर में कुछ कानून बनाती है, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, फोकस ऑन सब्सटेंटिव इक्वलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो हमने पहले बात की कि इक्वलिटी तो होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, नो डाउट सब समान है, सब इक्वल है, लेकिन उसके साथ साथ अगर जब जस्टिस की बात आएगी, जब न्याय की बात आएगी, तो न्याय जो है वो इंसानों के साथ भेदभाव करेगा, और वो भेदभाव जो है वो किसी जाति धर्म या इस बेसिस पे नहीं होगा, वो होगा कि सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, या इनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस जो है वो इक्वालिटी को कहीं ना कहीं हिंडर कर देगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से एक क्लॉज और जोड़ा गया था आर्टिकल 14 में, दैट इज राइट अगेंस्ट आर्बिट्रीनेस। तो ये लिखा हुआ नहीं है एक्चुअल में, इसको समझ लीजिए कि ये क्या होता है। राइट अगेंस्ट आर्बिट्रीनेस का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए सरकार या लेजिस्लेचर, जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा डिसीजन दे देते हैं जो आर्बिट्री है, जिसका कोई पर्टिकुलर बेसिस नहीं है। ठीक है, जैसे राइट अगेंस्ट आर्बिट्रीनेस की बात सीएए में भी हुई कि आप आर्बिट्री डिसीजन ले रहे हैं कि आप जो है ज्यूस को एक्सक्लूड कर रहे हैं, आप एथिस्ट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो दिस इज आर्बिट्री, कि हाँ सही है। तो उस केस में जो है वो कानून जो है खारिज हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें जो है वो, सरकार बहुत ज्यादा मेजोरिटी में थी तो उस टाइम जुडिशरी भी कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ ले नहीं पाई। तो आप ये चीज नोटिस करेंगे, आप हमेशा इस चीज को देखेंगे कि जब सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होती है ना, तो जुडिशरी विनम्र हो जाती है। आप देखना इस चीज को। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इस चीज का, तो इंदिरा गांधी की बात कर लीजिए। इंदिरा गांधी जो पहले प्रधानमंत्री बनी, तो वो बहुत ज्यादा मेजोरिटी में नहीं थी। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा सरकार का सपोर्ट नहीं था। उस केस में जुडिशरी जो है, इंदिरा गांधी की सरकार कोई भी कानून पारित करती, उसके खिलाफ कोई भी कोर्ट में केस हो जाता, जुडिशरी मना कर देती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कानून जो है वो गलत है। जैसे उन्होंने प्रीवी पर्स खत्म करने की बात की तो जुडिशरी ने मना कर दिया। उसने लैंड एक्विजिशन की बात की तो जुडिशरी ने मना कर दिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की बात की तो जुडिशरी ने मना कर दिया। लेकिन जैसे ही दोबारा इलेक्शन हुए तो भारी बहुमत से जीत गई सरकार, पूरी उनके कंट्रोल में है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए, कोई बात नहीं, 3/3 मेजोरिटी, 100% सीटें, मतलब 100% तो नहीं लेकिन लगभग लगभग फुल मेजोरिटी है, जो आज की कंडीशन में जैसे मोदी सरकार की कंडीशन है उससे कुछ ज्यादा ही रही होगी। ठीक है, उस केस में जो एक्शन लिए गए, जैसे प्रीवी पर्स जो खत्म किए तो सरकार ने खत्म कर दिए, कानून के खिलाफ फिर एक्शन हुआ, तो फिर कानून ने कहा कि नहीं नहीं सही है, सरकार ने किया है, गलत नहीं किया होगा। तो इस तरीके से जो है जब सरकार मजबूत होती है तो जुडिशरी जो है वो थोड़ी वीक पड़ जाती है, वो थोड़ी विनम्र हो जाती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रिमूव किया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है, उसमें 2/3 मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी केसेस पे। तो उनको पता है कि सरकार जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है कि अगर हमने कुछ बोला तो हमको ही इम्पीच कर देंगे, हमको ही हटा देंगे। तो ये एक जो डर है ये बना रहता है। ठीक है, तो इसलिए जब हम सरकार की बात करते हैं और हम जुडिशरी की बात करते हैं, तो जब सरकार मजबूत है तो जुडिशरी विनम्र है। अगर सरकार जो है वो कोएलिशन गवर्नमेंट है, गठबंधन की सरकार है, या सरकार मजबूत नहीं है, ठीक है, उस केस में जुडिशरी को सरकार से कोई खतरा नहीं होता, जजेस को सरकार से कोई खतरा नहीं होता, ना वो उनको रिमूव कर सकते हैं, ना किसी और तरह का एक्शन ले सकते हैं। तो उस केस में जुडिशरी जो है वो अपने फुल फ्लेजेड पावर पर होती है कि बोले हाँ
आज जो मैंने कह दिया वही होगा। तो इस तरीके से जुडिशरी और लेजिस्लेचर का जो है वो बॉन्ड बना रहता है। ठीक है, तो इसमें हमने 3 चीज़ों की बात की। पहला, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान है, इसकी हमने बात की। एबीडीसी का रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। ठीक है, इसके बाद हमने एक्सेप्शंस देख लिए, प्रेसिडेंट, गवर्नर। ठीक है, उसके अलावा फॉरेन डिप्लोमेट्स या विजिटिंग हेड ऑफ एनी इंडिपेंडेंट और एनी कंट्री। ठीक है, किसी भी देश से कोई विजिटिंग हेड आ रहा है तो उसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने वियना कन्वेंशन की बात की कि वियना कन्वेंशन के हमने आर्टिकल 9, आर्टिकल 22, आर्टिकल 30 तक समझा कि डिप्लोमेट्स को क्या इम्यूनिटी होती है, पर्सोना नॉन ग्रेटा क्या होता है। उसके बाद हमने डिप्लोमेटिक मिशंस के प्रीमिसेस की बात की, जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके प्राइवेट रेजिडेंस पे भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। इस तरह की हमने सारी बात की। उसके बाद हमने इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉज की बात की। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में हमने समझा कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड पर्सन इन डिफरेंट कंडीशन शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। ठीक है, और ये सब्सटेंटिव इक्वलिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की साइमल्टेनियसली बात करता है, एक साथ बात करता है। तो यहाँ हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी समझे हैं। ठीक है, सो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।